हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए राइज ऑफ लेटर पांड्यास फ्रॉम 1190 टू 1310। चोला जितना उछल उछल के कूद रहे थे दक्षिण भारत में, वो एक टाइम के बाद वीक हो गए। जब अधिराजेंद्र, जो लास्ट रूलर था विजयाला लाइन का, हमने पढ़ा भी था इसको, इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है जब ये। इवेंचुअली पांड्या किंगडम कुड इमर्ज एज द ओनली लीडिंग तमिल डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी। इसको चैलेंज करने वाला क्योंकि कोई भी नहीं था दक्षिण भारत में, पूरे साउथ इंडिया में। मदुराई को ये लोग कंटिन्यू रखते हैं अपनी कैपिटल। जब इन्होंने रिवाइव कर अपने एम्पायर को, यही इनकी कैपिटल रहती है। लेकिन अब इस टाइम पर इनका जो पोर्ट था वो चेंज हो गया। पोर्ट सिटी पहले क्या था, नाम देख लो, आपको पता होना चाहिए। पहले कोरकई और उसके बाद कायल। इट वॉज अ ग्रेट पोर्ट। नाउ कायल पोर्ट इतना बेहतरीन था। वेनिस, इटली, उधर से एक फेमस ट्रेवलर आता है, नाम आपने बचपन से इसका सुना ही होगा, मार्को पोलो। 2 बार आया ये। लेट मी टेल यू, यूपीएससी का क्वेश्चन लेवल जो बनेगा वो ये बन सकता है कि पांड्यन रूलर्स के टाइम पर कौन सा ट्रेवलर आया। ठीक है, अब मैं लोगों से ये भी कहता हूं, एक बार मन मारकर चोलाचेरा पांड्या संगम लिटरेचर के बारे में इसलिए भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज जो ट्रेवलर्स आते थे उनको कनेक्ट भी तो करना है, आपको याद भी तो रहे। मैं सिर्फ ट्रेवलर्स की लिस्ट देकर ये तो नहीं बता सकता कि इसके टाइम पर ये आया, इसके टाइम पर ये आया, ऐसे याद नहीं होगी तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई। रामायण किसी को पता हो ना, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और रावण के बारे में बताना आसान है। इंडिविजुअली कोई इन 6-7 कैरेक्टर के बारे में पढ़े और बोले कि इसके बेसिस पर रामायण बता दो, ये बहुत मुश्किल वाली बात होती है। कहने का मतलब ये है, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, मेंस नहीं हो पाएगा क्लियर। मार्को पोलो, हाँ मैं बता रहा था कि यूपीएससी के लेवल से दिया आ सकता है कि पांड्यन रूलर्स के टाइम पर कौन सा ट्रेवलर इनमें से आया। ट्रेवलर का नाम अगर आपको अलग अलग दे दें, इब्न बतूता, मार्को पोलो, कोई भी। लेकिन यूपीपीएससी और एमपीपीएससी जैसे क्वेश्चन बैंक जो वो बनाते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कितने बार आया। यूपीपीएससी तो हद ही मचा देता है फैक्ट्स में, फैक्चुअल क्वेश्चन में। तो वो तो प्रिया ये पूछ लेगा, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, पता चला ऑप्शन ही यही हो, ट्वाइस। एक 1288 में, एक 1293 में। मार्को पोलो ने अपने अकाउंट में लिखा कि जब मैं इस पोर्ट पर आया तो मैंने देखा यहां पर ये पोर्ट इतना बिजी था, इतना बढ़िया बढ़िया सामान यहां पर अरेबिया से, चाइना से यहां पर आता था, और दिन भर यहां पर शोर शराबा रहता था ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज। इट वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट एट दैट टाइम। मार्को पोलो ऐसा लिखता है अपने अकाउंट में। मार्को पोलो ने अपने अकाउंट में पांड्यन किंगडम की तारीफ करते हुए बोला, मैंने दुनिया में जहां भी अभी तक अपने जीवन काल में सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस करा है, इससे ज्यादा बेहतरीन, इतना अमीर और इतना लग्जूरियस किंगडम मैंने आज तक नहीं देखा। अपने अकाउंट में श्रीलंका की भी तारीफ करता है, जिस जमाने में पहले उसको सिलोन बोला जाता था, और ये सिलोन कोई बहुत पुराना टर्म नहीं है। डीकोलोनाइजेशन के टाइम पर भी, जब ये श्रीलंका आजाद नहीं हुआ था, सिलोन बोला जाता था। श्रीलंका लेटेस्ट टर्म है, मतलब बहुत पुराना नहीं है, 100 साल भी नहीं हुए हैं। ये वाली बात आपको पता होगी, है ना। सिलोन आज के टाइम में श्रीलंका है, श्रीलंका का ही पुराना नाम सिलोन है, पता है ना ये वाली बात सबको। टुगेदर विथ सिलोन ही एडेड कि यहां पर जो पांड्यन किंगडम था, इट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द जेम्स और पर्ल्स जो कि कभी कहीं पर देखे नहीं जा सकते थे। अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है ना कि जेम्स और पर्ल्स का अगर ऑप्शन आ जाए कि इनमें से क्या चीजें ये व्यापार करते थे, पांड्यन रूलर्स, चोला रूलर्स भी या चेरास भी, तो मैंने आपको एक हिंट दी थी इस चैप्टर में, यार दक्षिण भारत की डायनेस्टी है और इन सारी डायनेस्टीज में पोर्ट है। पोर्ट से भी ज्यादा ये सारे के सारे रिवर वाले इलाके पर लोकेटेड है। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाकर आप ये तो बता ही सकते हो ना कि जो
रिवर वाले इलाका पर, रिवर वाला इलाका भी छोड़ो, ये भी छोड़ दो, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या बन गया ये? पेनिनसुलर प्लेट्यू को कैसे भूल जाओगे? इसको कैसे भूल जाओगे? समुद्री तट के किनारे जो डायनेस्टीज आपको एंशिएंट या मिडिवल टाइम पर देखने को मिल रही हैं, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, आप मुझे एक बात बताओ, समुद्री इलाके में जो कोस्ट होता है, जो बीच होता है, वहां पर आपको जेम्स एंड पर्ल्स नहीं मिलेंगे क्या? बताना जरा। इसलिए, और हमारे भारत में तो यार यहां से लेकर यहां तक वैरायटी ही वैरायटी है। इसलिए यहां पर ये लिखता है, मतलब इसने उल्लू के पट्टे ने कभी कुछ देखा तो होगा नहीं, बेकमंगा होगा ये। इनकी इटली विटली में तो वैसी बंदिशें रहती हैं, थूका पता चला फाइन लग गया 5 करोड़ का, इधर आ जा, चल जेल। देसी पना तो हमारे यहाँ होता है ना, गवारपन तो सारा हमारे यहाँ होता है शुरू से ही आज तक। तो जो चीज उसने देखी नहीं थी तो उसकी एग्जैजरेटेड वे में तारीफ, जैसे याद है चंद्रगुप्त मौर्य मेरे जैसा था भाई, उसको फीमेल गार्ड रखना पसंद थी, नहीं सोता था भाई, बड़े शौक थे, कमरे में 2 बार नहीं सोऊंगा। लेकिन वो कितना इंप्रेस होकर कितना एग्जैजरेटेड वे में लिख कर गया उसके लिए। कौन था वो ट्रेवलर, नाम बताओ जरा उसका। कौन आया था चंद्रगुप्त का ये उसके टाइम पर? मेगास्थनीस, है ना। तो इन हिज ट्रेवल अकाउंट ही रिकॉर्डेड द इंसिडेंट्स ऑफ सती और पॉलीगैमी, जो कि राजाओं की द्वारा प्रैक्टिस करी जाती थी। सती तो आप जानते हो, सती प्रथा, एक औरत को अपने हस्बैंड की जलती चिता पर बिठा देना, भले ही वो बेचारी कितना भी खुश हो कि अभी मर गया, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकती हूं। बट व्हाट इज पॉलीगैमी? व्हाट इज पॉलीगैमी? है ना, हाँ, द डीप डिजायर ऑफ दीपांग। पॉलीगैमी, ठीक है, जब एक मर्द की एक से ज्यादा बीवियां हो, ठीक है। पॉलीगैमी, अरुणा आप मुझे बताओ, अच्छा होता है कि बुरा होता है? ये देखो होशियार है ये। मैंने बोला था ना तुमसे, दिल्ली वाले ट्रेंड होते हैं पहले ऑलरेडी। कोई और होता बेचारा, अभी स्टेट का बेचारा सीधा साधा बनकर कह देता नहीं सर गलत है, बहुत गलत बात है। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ सही बात है, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में नहीं कहता, वो कैटरीना उससे पूछती है बोरिंग हुई तो तुम्हारी बीवी, कहता है बैंक अकाउंट में अगर 1,000 करोड़ हो, एंटरटेनमेंट के लिए बीवी की क्या जरूरत है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सारी बीवियों में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि ये कहें कि दीपांक हमारा पति परमेश्वर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हंसाता है, खुश रखता है, सारे शौक पूरे करता है और टाइम भी देता है हमें, MWF हमारे पास, TTS उसके पास, संडे को सब एक साथ, फिर क्या दिक्कत है? तो पॉलीगैमी मेरे केस में तो जस्टिफाई है। पॉलीगैमी, अरुणा पता है दिक्कत भरी बात कब है? जब बंदी गवार हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग ना हो। बात यहां पर सिर्फ बहुत सारी लुगाइयां रखने की नहीं है, बात यहां पर यह है कि तू किसी और के पास जाएगी तो इतनी खुशी तेरे को कहां मिल रही है? सौतन क्यों देख रही है इसको? अपनी बहनों बहनों की तरह रहो ना। आगे बात करते हैं। अब इतनी अच्छी अच्छी बात करने के बाद अब ये देखो, ये ग्रहण जैसा नाम एक पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सदैया वर्मन सुंदरा पांड्यन। सदैया वर्मन सुंदर पांड्यन, तारीफ तारीफ के काबिल एक रूलर पांड्यन किंगडम से हमें देखने को मिलता है। सदैया वर्मन, हरामजादे का नाम एक और है, जात वर्मन, ठीक है। सुंदर पांड्यन, क्या कह रहे हो मयूर? हाँ, वो कुछ भी कह लो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है। ही ब्रॉट एंटायर तमिलनाडु अंडर हिज रूल, और आंध्र प्रदेश तक अपने रूल को इसने एक्सटेंड करा। इसके रूल के टाइम पर जो इसके दुश्मन थे, जो इसके सामने बाधा बनते थे, वो थे होयसालस रूलर। इसने ही देखा कि ये मेढक के बच्चे कुएं में रहे, फुदक फुदक के बाहर ना आए मेरे रूल को चैलेंज करने के लिए। पांड्यास की बात चल रही है ना यहां पर। इसके रूल के टाइम पर, पांड्यन रूलर के टाइम पर, जो चेला रूलर था
जो चीफ था मलानाडु का प्रोविंस होगा वहां पर, इसने यहां पर इसके रूल के टाइम पर लैंडलॉर्ड बनने के लिए जो फ्यूडेटरी पोजीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और ये अपनी जमीन से, खेती बाड़ी से, फ्यूडेटरी जो फ्यूडल जमीन थी इसके पास, वहां से, ये फ्यूडल लॉर्ड था वहां पर, चेरा चेरा रूलर बना था, इसने एक्सेप्ट करा कि हाँ मैं आपके अंडर काम करूंगा, और रेगुलर ट्रिब्यूट भिजवाता था सुंदर पांड्यन को, जाट वर्मन को, सदैया वर्मन को, एक ही बात है। छाती चौड़ी हो गई, छाती चौड़ी हो गई इसकी जब ही वॉज एम्बोल्डन्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ द चोला स्टेट। चोला रूल खत्म जैसे ही होने लगा, ये और ज्यादा खुश हो गए। जो भोज रूलर था मालवा रीजन का, जिसका नाम था वीरा सोमेश्वर, ऊपर की बात हो रही है, मालवा रीजन आप समझ पा रहे हैं ना कहां पर है मालवा? सेंट्रल लैंड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। इसने दक्षिण में सुंदर पांड्यन को चैलेंज करा, वॉर होता है, कन्नौर वॉर कहते हैं इसको, कन्नौर वॉर, कन्नूर वॉर, कुछ भी कह लो। सुंदर पांड्यन ने राजभोज को डिफीट कर दिया, वीर सोमेश्वर को डिफीट कर दिया, यानी कि कन्नूर वॉर का रिजल्ट क्या निकला? इट वॉज इन द फेवर ऑफ द पांड्यन डायनेस्टी। उसके बाद जो छोटे छोटे राजा थे, कुतलूर के, कांचीपुरम के, नॉर्दर्न तमिलनाडु में आरकोट, सैलेम डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, वेस्टर्न रीजन में, इन सबको हराकर इनकी टेरिटरी को कब्जा कर लिया इसने। यहां पर करेंसी सिस्टम भी चलता था इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, ब्रॉन्ज एंड कॉपर के, जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये पांड्यन किंगडम का कॉइन है। जिस टाइम पर सुंदर पांड्यन रूल कर रहा था, कुछ कंटेम्पररी रूलर्स भी यहां पर थे जो चैलेंज नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन साथ में यहां पर रूल कर रहे थे लोग। विक्रम पांड्यन, वीरा पांड्यन, सुंदर पांड्यन के बाद रूलर जो आता है उसका नाम होता है मारावर्मन कुलासेकरन। ही सक्सेसफुली रूल फॉर अ पीरियड ऑफ, देखो दोस्तों ध्यान से, 40 साल तक, और पूरे दक्षिण भारत में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके 2 बेटे थे। अब क्या हुआ, राजा ने अपने एक बेटे वीरा पांड्यन को एज को रीजेंट अपॉइंट कर दिया, एक पोजीशन दे दी। दूसरा बेटा चिढ़ गया, सुंदर पांड्यन चिढ़ गया, दिमागी संतुलन इस प्रकार से बिगड़ा कि अपने बाप का ही कत्ल कर दिया इसमें, मारावर्मन कुलासेकरन का कत्ल कर दिया। जब बाहर से कोई खतरा नहीं होता ना, तो इंसान लालच के चक्कर में अपने घर में कलेश करवा बैठता है। सिविल वॉर हो बैठी पांड्यन टेरिटरी में, पांड्यन किंगडम में। वीरा पांड्यन ने सिविल वॉर में जीता और फॉर्मली अपना किंगडम एस्टैब्लिश करा। जो दूसरा भाई था सुंदर पांड्यन, वो दिल्ली की तरफ भाग गया, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर के अंदर उसने शरण ली उसके एम्पायर में, अलाउद्दीन खिलजी। बदमावत मूवी में रणवीर सिंह ने जिसका रोल निभाया ये वही है। और खिलजी सल्तनत कोई मजाक तो था नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा चमचा मलिक कफूर, ये इन्वेड करता है पांड्यन टेरिटरी को। मलिक कफूर के इन्वेजन के बाद, यहां से आपका दिल्ली सल्तनत का भी एक फेज कवर हो गया। देखो, पांड्यन किंगडम जो अभी तक भाइयों भाइयों में डिवाइडेड चल रहा था, अब वो और ज्यादा डिवाइडेड हो गया अमंग नंबर ऑफ किंग्स। मेन पांड्यन फैमिली से परिवार में और बंटवारा हो गया। मलिक कफूर ने
एक मुस्लिम स्टेट स्टैब्लिश करवा दी जो कि दिल्ली सल्तनत के साथ लॉयल थी उस टाइम पर। खिलजी सल्तनत कहना चाहिए मुझे, दिल्ली सुल्तान यहां पर ऑब्वियस ही बात है, यहां यानी कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। मदुरई में मलिक कफूर ये काम करवा कर गया कि इनको चेक करके रखना, ये ज्यादा उछलते थे, दूसरों को मेढक बनाने की हालत थी। लेकिन दिल्ली में अगर हम बैठे तो बेटा ये मत सोचना कि दक्षिण भारत के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा बाप बैठा है दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी। जब वो पद्मावती को पाने के खौफ से जौहर करवा सकता है हजारों औरतों का, तो तुम तो बेटा बच्चे हो भी। क्योंकि खुदा की बनाई हुई हर एक नायाब चीज पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन का हक है, ऐसा अलाउद्दीन कहता था। पॉलिटी एंड सोसाइटी, रूलर्स का इतिहास खत्म, रूलर के वाहियात नाम खत्म, किसने किसको मारा, किसने किसकी लुगाई को उठाया, ये सारी बातें खत्म। बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके रूल की। जैसा कि अभी तक दोस्तों हमने देखा, पांड्यन किंग्स जो थे वो अपनी कैपिटल को मदुरई में रखना चाहते थे, उनको ये जगह ठीक लगती थी। मदुरई को पहले कूडल भी बोला जाता था, और यहां पर जो भी रूलर थे वो ट्रेडिशनली टाइटल यूज करते थे इस जगह के नाम पर, कूडल कोन या फिर कूडल नगर कवलन। पांड्यास जो थे उनको एक मिलिट्री एडवांटेज था ओवर देयर नेबर्स, क्योंकि इनके पास घोड़े बहुत बेहतरीन थे। ये घोड़े अपने इंपोर्ट करते थे अरब नेशन से, जिनके साथ इनके इकोनॉमिक टाइज, कमर्शियल टाइज और कल्चरल कॉन्टेक्ट बहुत बेहतरीन रहते थे। जो राजा था यहां पर वो क्लेम करता था वो रूल ना अंधाधुंध अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो रूल मनु शास्त्र के अकॉर्डिंग कर रहा है। रूल बेस्ड रूलर है ये, इसका मतलब। धार्मिक ग्रंथों और किताबों के अलावा जो इतिहास में बहुत पुराने मैथोलॉजिकल किताब बोल लो इसको, या पारंपरिक तौर से जो भगवान की किताबें हैं, उसमें जिस प्रकार से देवी देवताओं ने कैसा रूल, एक राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ये मतलब रूल कर रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप इसे। लेकिन मनु शास्त्र में सोशल हिरार्की को जस्टिफाई करा गया था, तो पांड्यन रूलर्स भी अपने किंगडम में, सोसाइटी में सोशल हिरार्की को सपोर्ट करते थे। राजा और लोकल चीफ्स ने ब्राह्मण सेटलमेंट्स क्रिएट करी जहां पर इनका रूल था, जिनको बोला जाता था मंगलम या फिर चतुर्वेदी मंगलम, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छी खासी थी ताकि अनाज वगैरह की खेती बाड़ी की कमी ना हो। जिनके पास जमीन होती थी, जिनको जमीन का पट्टा दे दिया जाता था, जमीन जिनके नाम पे करवा दी जाती थी, उनको बोला जाता था भूमि पुत्रीरार, भूमि पुत्रीरार या फिर वेलालर। यह हमने चोलास में भी देखा था। हिस्टोरिकली ये लोकल लोग ही थे पहले, बाद में इनको राजाओं ने जमीन दे दी थी, तो इनको बोला जाता था नट्टू मकल के नाम से भी जाना जाता था इनको। जो पूरी की पूरी एरिया की असेंबली थी, नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग ग्रुप्स जिसका पार्ट थे, उनको बोला जाता था सित्रा मेली पेरिया नट्टर। डोंट वरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज तक मैंने कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे नहीं है, लेकिन बस एक बार दे रखा है, तो मैं आपसे वही वाली बात कह रहा हूं कि बस एक बार आपको बस देखना पड़ेगा इनको। ऐसा नहीं है कि नट्टू मक्कल क्या होता था क्या नहीं होता था, ठीक है, ये सित्रा मेली पेरिया नट्टर का मतलब क्या होता है ये बताओ। लेकिन वेरी क्लोज टू दिस जो रिजेंबल करते हैं ऐसे टर्म्स यूपीएससी पूछने लगा है आजकल। क्यों? क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा परेशान होता चल रहा है यूपीएससी, उसके पास खत्म हो गया क्वेश्चन बैंक। रॉयल ऑफिशियल्स की बात करते हैं। बड़े सारे ऑफिशियल्स रखे हुए थे राजाओं ने जो कि रॉयल ऑर्डर्स का पालन करते थे और करवाते थे। प्रधानमंत्री को बोला जाता था उत्तर मंत्री,
हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, मनिक्कवा सागर, कुलाची रैयर, मरनकरी, ये मिनिस्टर्स की तरह काम कर चुके हैं पांड्यन किंगडम के टाइम पर। रॉयल सेक्रेटेरिएट जो था, जहां पर प्रधानमंत्री, इनका मंत्रिमंडल बैठकर डिसीजंस लिया करते थे, उसको बोला जाता था एलुट्टू मंडपम। मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफिसर जो थे वो थे मारन यनम, सतन गणपति, इनाती सतन, तीरा तिरन, मूर्ति यनम और दूसरे। मिलिट्री कमांडर्स के टाइटल जो थे वो थे पल्ली वेलन, परांटकन पल्ली वेलन, मारन अदितन, तेनवन तमिलवेल। क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं ये भी बता देता हूं, अगर किसी को लग रहा है कि दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुझे भी याद नहीं है, ये मुझे भी याद नहीं है, मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे पता है ये मेंस में तो निकलेगा नहीं, पक्का नहीं निकलेगा, यूपीएससी के चेयरमैन की बाप की कसम। इसको मैं कैसे देखता हूं, मुझे बस अपनी आंखों पर और अपनी मेमोरी पर बस इतना विश्वास करना होता है पेपर से 10 दिन पहले कि मैं ना बस ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि जब यूपीएससी ये नाम पढ़ेगा, द टर्म्स मरन ईयनम, सतन गणपति, इनाती सतन, तिरन तिरन एंड मूर्ति ईयनन, दे आर एसोसिएटेड विद हुज रूल, तो मैं कहूंगा पांड्यन। ये किसके लिए टर्म यूज होती थी? पांड्यन ऑफिशियल्स के सेक्रेटरी ऑफिशियल्स के लिए। पलीवेलन, परांटकन पल्लीवेलन, मारन अदितन, तेनवन तमिलवेल। मुझे बस अपनी मेमोरी और आंखों पर बस इतना विश्वास करना होता है कि अगर ये लिस्ट आई, जैसे यूपीएससी ऐसे पूछता है, मतलब कॉमा कॉमा देकर, कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स विद रिगार्ड टू पांड्यन किंगडम। दीज टर्म्स वर यूज फॉर रॉयल ऑफिशियल्स, रॉयल प्रीस्ट, किंग्स और मिलिट्री कमांडर्स। मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि भैया ये मिलिट्री कमांडर्स के लिए है टर्म यूज। और ये जो ऊपर वाली टर्म्स है ये ऑफिशियल्स के लिए, बस इतना मुझे पता होना चाहिए। आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने में इतने सारे मैं गाने सुन लेता हूं, बक 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 कर लेता हूं, इधर उधर हंसी मजाक कर लेता हूं, तो 2 नंबर बचाने के लिए मैं एग्जाम के 10 दिन पहले इस पे एक बारी निगाह नहीं मार सकता क्या? लिख लिख कर इसको एक बारी प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्या? 2 क्वेश्चन भी आ गए ना तो 4 नंबर का फायदा मिलेगा। घर आकर ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं इस साल प्रीलिम्स क्लियर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बस डिबेट खत्म। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यहां पर ये लोग नाडु बोलते थे अपनी प्रोविंसेस को। तो पांड्या नाडु, या यहां पर देखो ये पांड्या नाडु होना चाहिए, पांड्या नाडु, ये पंडी नाडु नहीं है, ठीक है। चोला स्टेट की तरह यहां पर बड़ी सारी प्रोविंसेस थी। वलनाडु जो कि डिवाइडेड थे अलग अलग नाडु और कुर्रम में। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो थी नाडू की वो थे नट्टर। नाडु और कुर्रम जो थे उसमें बड़ी सारी सेटलमेंट थी, ये बिल्कुल सेम थी चोला की तरह। मंगलम, नगारम और कूडी, जहां पर अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते थे। तो अगर आपको सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज आए ना कि चोला, चेरा और पांड्यास के टाइम पर क्या लिखना है, तो वो कुछ कुछ आपको चीजें मिलती चली जा रही हैं। आप इसको ऐसे भी सोचो। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, हमें एक मनूर इंस्क्रिप्शन मिलती है जो कि हमें बताती है कि गांव को किस तरीके से एडमिनिस्टर करा जाता था। और यहां पर हमें यह देखने को पता लगता है अगेन गांव का एडमिनिस्ट्रेशन भी चोला के लोकल गवर्नेंस की तरह था, जहां पर असेंबलीज और कमिटीज बनती थी और सिविल और मिलिट्री पावर सेम पर्सन को दी जाती थी। यानी कि जिसके पास सिविल पावर्स थी उसी पर्सन के पास मिलिट्री पावर्स भी थी। सिंपल। इरिगेशन, पांड्य रूलर्स ने भी चोला रूलर्स की तरह बड़ा सारा इरिगेशन काम करवाया। वगई रिवर के बगल में दोनों तरफ और तमिरापरानी के रिवर्स के आसपास बड़े सारे चैनल्स क्रिएट करेगा इरिगेशन के। सदर्न तमिलनाडु में चोलास की तरह पांड्यास ने भी नई इरिगेशन टेक्नोलॉजी यूज करी। अगेन सेम, बिल्कुल ये भी चीज सेम चीज, ठीक है,
कि लोकल बॉडीज बनाई जाती थी, रिप्रेशन सिस्टम था वहाँ पर, रिपेयर करा जाता था, कुछ चीज़ ख़राब हो जाए तो ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर टैंक्स डग आउट करे जाते थे और पानी का सप्लाई होता रहता था ताकि खेती बाड़ी वगैरह अच्छी रहे और लोग प्रॉस्परस रहे। धर्म की बात करते हैं, चोला रूलर्स के टाइम पर क्या देखा था, कौन से भगवान में विश्वास था उनका, कौन से भगवान में विश्वास था, है शिवा। वो नंदी भूल गए, नंदी भूल गए। जगन्नाथ विष्णु, ये देखो, ये कैसे भूल सकते हो तुम प्रिया। नंदी दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। नहीं नहीं, कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला था यूपीएससी के साथ खेलता है, शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। रिलीजन, पांड्यास एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू वैदिक प्रैक्टिसेस, इनका बिलीव था चारों वेदाओं में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। वेल्वी कुट्टी कॉपर प्लेट्स, इनकी एक स्पेशल कॉपर प्लेट्स हुआ करती थी, और बड़े सारे इंस्क्रिप्शन सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ, हिरण्यगर्भ, वाजपेयी यज्ञ, ये हर एक पांड्या रूलर कंडक्ट करते थे। यानी कि ये वेदास की प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा मानते थे, वैदिक रिचुअल्स में इनका बहुत बिलीव था। रूलर्स ना लेकिन इम्पार्शियल थे, पार्शलिटी नहीं करते थे। यानी कि दोनों से प्यार था इनको, शैविज्म से भी और वैष्णविज्म से भी। तो अगर आपको इनका रिलीजन चोलास के रिलीजन से डिफरेंशिएट करना हो तो आपको दो एक्स्ट्रा बातें क्या मिलेंगी, वेदास प्लस वैष्णविज्म। ये वाली बात याद रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जो हमने पढ़ा यार, वो दे रखा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखो वर्ड टू वर्ड पढ़ाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मेरे को आज तक याद नहीं है, मुझे आज तक याद नहीं है। मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एग्जाम से 10 दिन पहले देखता हूँ ये लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर की तरफ, पूरे साल नहीं पढ़ता लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर। कोई मुझसे पूछे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताओ, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता। तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं कहता हूँ तुम भी तो कर रहे हो, तुम निकाल लो तो बता देना, मुझे भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई तशरीह थोड़ी ना मार लोगे यार। मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मुझे एग्जाम निकालना है। टेम्पल्स जो इन दोनों सेट के थे, चाहे वो शैविज्म के हों चाहे वैष्णविज्म के हों, देवर पेट्रोनाइज थ्रू लैंड ग्रांट, यानी कि जमीन दी जाती थी ऐसे दोनों, शैविज्म ग्रुप को भी वैष्णविज्म ग्रुप को भी, टैक्स नहीं भरना उनको, और मंदिर में कुछ टूट फूट गया है, कुछ भी हो गया है तो रेनोवेशन करवा कर देते थे राजा वगैरह। अगेन जो हमने बात शुरू करी थी पेट्रोनेज वाली। शैवा और जो वैष्णव सेंट्स थे, इनको बोला जाता है अल्वर्स एंड नैनर्स। नैनमार्स लिखा हुआ है यहां पर, नैनर्स भी बोल सकते हो, अल्वर भी बोल सकते हो। मैं आपको इनके बीच में ना हमेशा के लिए फर्क बता देता हूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मुझे पहले ये बताओ कि नैनर्स किसके फॉलोअर होते हैं और अल्वर किसके फॉलोअर होते हैं। और अलवर्स किसके भक्त होते हैं। माइक म्यूट कर लो अपना, माइक फटाफट बोलते ही म्यूट कर लिया करो, ठीक है। बहुत बैकग्राउंड से आवाज़ आती है तुम्हारे वाहियात वाली, कि जैसे मटर चल रहे हो किसी के। ये जो ट्रिक है ना याद करने की, अंकिता आप ध्यान से सुनो, देखो आपको ट्रिक बहुत पसंद है, स्पेशली आप नोट बनाते हो तो मेरे भी काम आएंगी, सुनो ध्यान से। नर्ड्स को अभी एक बार के लिए साइड करो। सिंपल सी स्ट्रेटजी, मैं ए ऐसा बनाऊं या वी की तरह बनाऊं, ए बनाऊं वी बनाऊं, यानी कि ये क्या चल रहा है, विष्णु विष्णु इज इक्वल टू अलवर्स एंड अलवर्स। समझ गए, ये ट्रिक है। ए को उल्टा कर दो, वी बन जाएगा, अलवर्स विष्णु के वक्त हैं।
जब इतना पता लग गया तो दूसरा वाला तो ऑब्वियसली बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, नियरनेट्स इज इक्वल टू शिव। क्लियर हुआ है सबको कि ट्रिक याद रखना। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ज्ञानी बनने का। हाँ यार मैंने पढ़ा तो था, पेन चूस रहे बैठ के 1 घंटे तक। ट्रिक्स सीख कर जाओ कुछ कुछ कि भैया दिमाग पे लोड ही नहीं लेकर ना भाई, मुझे सोचना नहीं है अभी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि शेवा ये नैनर्स किसके भक्त है किसके नहीं है। मुझे बस ए और वी पता है, ए इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी, बस यही पता है मुझे। तो अलवर्स इज इक्वल टू नैनर्स, ये अलवर्स इज इक्वल टू भक्त ऑफ विष्णु, ठीक है। तो नैनर्स और अलवर जो थे दे combinedly contributed to the growth of Tamil literature और spiritual enlightenment। यहां पर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। भक्ति मूवमेंट इस टाइम पर हो रही थी और हिथरोडॉक्स स्कॉलर्स और ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स के बीच में डिबेट लगी रहती थी। Many instances of the defeat of Buddhists and Jainas in such debates are mentioned in the Bhakti literature कि ये आर्ग्यू करते करते हमसे हार गए, ये चीज गिवन है यहाँ पर। पांड्यन किंग्स ऑफ द पीरियड सपोर्टेड एंड प्रमोटेड तमिल एंड संस्कृत, दो भाषाओं को यहाँ पर ये सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे। लेकिन एक बात याद रखना, आप कहोगे कि इन सब में से किसको सपोर्ट करते थे? बुद्धिज्म को, जैना को, शैविज्म को, वैष्णव को, सबको करते थे, सबको। क्यों? यहाँ पर ये देखो, मैं ग्रीन से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कहाँ गया ये इम्पार्शियलिटी वर्ड, बस ये वर्ड ही अपने आप में काफी है। धर्म के मामले में देवर कंप्लीटली इम्पार्शियल। अरुणा ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा? समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? पक्का? मुंह पे सिर्फ मत बोलना, बाद में तुमने बोला ना कि समझ में नहीं आ रहा था, फोन से निकाल लूंगा मैं तुम्हें। मेरी बातों का बुरा भी मत मानना प्लीज। 2 हफ्ते आओ समझ जाओगे कि मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा। क्यों अंकिता, है ना? है अरुणा, बुरा तो नहीं मान रहे ना? पक्का? temples, medieval Pandyas and the later Pandyas, they did not build any new temple, बट जो एग्जिस्टिंग टेम्पल थे ना उसको मेंटेन करते थे। ये देखो एक अलग फर्क, चेरास और चोलास से बिल्कुल अलग फर्क। नए नए मंदिर बनाकर अपनी रॉयल्टी प्रूफ नहीं करनी है, जो ऑलरेडी हैं उनकी मरम्मत करवा लो, वो ज्यादा अच्छे से बनवा लो। ये यूनिवर्सिटी खुल रही है, वो यूनिवर्सिटी खुल रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी की मरम्मत करवा लो तो वैसे इंटरनेशनल पेट्रोनेज मिल जाएगा। एक बात बता रहा हूं, मतलब मैं कनेक्ट करने वाली, अब ये मत सोचना कि नालंदा और इनका कुछ लिंक है, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जिस्टिंग टेम्पल्स को मेंटेन करते थे, उनको और बड़ा करवाते थे और उसमें गोपुरम और मंडप ऐड करवाते थे। नाउ व्हाट इज गोपुरम? कैन समबडी टेल मी? वैसे तो आर्ट एंड कल्चर में करेंगे, नहीं भी पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एंट्री का बड़ा सा दरवाजा होता था, साउथ इंडिया के मंदिरों में ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, बड़े बड़े, ये गोपुरम। मंडप एक हॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके इर्द गिर्द फेरी ली जा सकती है। ऐसे यूपीएससी ने साल 2019 में थीम 2 की हिस्ट्री की 12वीं क्लास की जो बुक है उसमें विजयनगर चैप्टर के 7वें पेज से डायग्राम के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ के बगल में दे रखा है वहां से क्वेश्चन पूछा था, कल्याण मंडप इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? याद रखना, फिर से यूपीएससी की आदत हो गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट करने लगा है, बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में रिपीट करने लगा है। एक मिनट रुकना, कल्याण मंडप, दिस इज एसोसिएटेड विद कृष्णदेव राया, विजयनगर एम्पायर। यूपीएससी ने सिर्फ 2019 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, कल्याण मंडप इनमें से कौन किसका स्ट्रक्चर है? मौर्यन एम्पायर का, गुप्ता एम्पायर का, मुगल का, विजयनगर का, ऐसे कुछ करके पूछा था उसने। विजयनगर ऑप्शन में था, कल्याण मंडप के ऊपर क्वेश्चन था। 4 ही ऑप्शन थे बस, 1 2 3 4, एक ही चूज करना बस, नो स्टेटमेंट। मोनोलिथिक मेगा साइज ऑर्नामेंटल पिलर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक यूनिक फीचर है पांड्यन स्टाइल आर्किटेक्चर के। मोनोलिथिक मतलब, अब मुझे बता दो, आप तो काफी बार सुन चुके हो उसको, हजारों बार मुझसे। मोनोलिथिक मतलब क्या? सिंगल। कंफ्यूज मत हो जाना, बड़े सारे हरामखोर बच्चे क्या करते हैं, वो मोनोलिथिक और मेगालिथिक को कंफ्यूज कर देते हैं।
भाई मेगालिथिक मतलब मरघटा, याद है ना वो साउथ इंडिया का, वो मरघटा है भाई डेड बॉडीज के लिए, या मंदिर की पवित्रता की बात चल रही है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को एंशियंट टाइम में किस रूलर ने सबसे ज्यादा फेमस करा अपने स्ट्रक्चर्स में? अशोका। जो स्कल्पचर्स हैं, शिवा की मूर्तियां विष्णु मंदिर पे बने हुए हैं, कोटराबाई, गणेशा, सुब्रमण्यर, ये हमें मंदिर के बेस्ट प्राचीन देखने को मिलते हैं। यहां पर नमूने हैं, चिन्ह हैं। पांड्यास स्पेशली पेट्रोनाइज द हिस्टोरिक मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में लोकेटेड है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। और इन्होंने करंट मंदिर जो कि इनके टाइम पर चल रहे थे उसमें गोपुरम ऐड करवाना और मंडप ऐड करवाना, इस परंपरा को कंटिन्यू रखा इन्होंने, ठीक है। तो यानी कि टेम्पल की आर्किटेक्चर की टर्म्स में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, बस उसको सुंदर सुंदर सा बनवाना, अच्छा अच्छा करवाना, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर सेट करवाना बस। बात करते हैं इनके व्यापार की, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस की। अरब सेटलमेंट्स जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया में हमें देखने को मिलती है 7th सेंचुरी के बाद, इनके साथ इनका काफी डीप कनेक्शन था। याद है अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, घोड़े आते थे, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट पे भी इनकी बड़े सारे ट्रेडर्स के साथ पॉलिसी थी ट्रेड करने की, विच वॉज वेरी लिबरल, ठीक है, ओवरसीज ट्रेडर्स के साथ जो कि दूसरे देशों से चले आते थे। यहां पर लोग अट्रैक्ट क्यों होते थे इनके पोर्ट पर आकर? कायल या फिर जैसा पहले था कोरकई, क्यों? ड्यूटी फ्री पोर्ट स्ट्रक्चर था इनका, ड्यूटी फ्री ट्रेड यहां पर होता था। आज के टाइम में जिसको आईआर में फटा कहा जाता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सारी कंट्री दूसरे से कहती रहती है हमारे लिए ये कर दो, ट्रेड ड्यूटी कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बेनिफिट ये लोग देते थे उस टाइम पर। कायल पोर्ट में अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द पोर्ट सिटी, देयर वॉज एन एजेंसी स्टैब्लिश्ड बाय अरब चीफ्टन नेम्ड बाय, अरब चीफ इन्होंने रखा हुआ था यहां पर, एक एजेंसी स्टैब्लिश करी थी, मलिक उल इस्लाम जमालुद्दीन। और इसको बोला गया था, तुम देखो यहां पर आकर, देखो बाहर का बंदा है अरब चीफ, इसको बोला गया था तुम फैसिलिटेट करवाओ कि हमारा व्यापार घोड़ों की टर्म्स में कैसे आसानी से अच्छे रेट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पर हो सकता है, तुम डिसाइड करो इसको। और प्रॉपर यहां पर इसको एक एजेंसी खोलकर रख दी कि मतलब एजेंसी समझ रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, घोड़े आए, अब किंगडम तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है, वो जो पांड्यन रूलर्स है ना वो देख लेंगे उन घोड़ों को कि राजा तक, राजा के सामने रखना है, पेमेंट कैसे करनी है, वो कैसे करनी है, वो सब देख लेंगे। पोर्ट के बगल में ही फटाफट सऊदी अरेबिया से घोड़े आए और वहां पर जाके रख दिए गए। इतना विश्वास के साथ बाहर के बंदे पे मलिकुल इस्लाम जमालुद्दीन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तोपी गई कि तुम आओ, जैसे होता नहीं है कि यार हम सो रहे होंगे, अपने ड्राइवर साहब ने बोला यार हम सो रहे होंगे, डिस्टर्ब करने, ऊपर चाबी देने मत आना, तुम चाबी को नीचे बेसमेंट में इसी जगह में रख जाओ और गाड़ी पार्क कर जाना, हमें ट्रस्ट है तुम पे, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी ये वाली बात, ठीक है। इन 13th एंड 14th सेंचुरी घोड़ों का जो व्यापार था वो थोड़ा सा ना डिक्लाइन सा होने लगा, हेजी हेजी सा होने लगा। अपने अकाउंट में मार्को पोलो और वॉसफ नाम का एक स्टोरियन, आप मुझे क्लास के बाद बताओगे, एक मिनट, हाँ आप मुझे क्लास के बाद बताओगे हु वॉज ही, इस पर रिसर्च करके फटाफट मुझे बताना क्लास के बाद हु वॉज ही। ये बताते हैं जो राजा था वो घोड़ों में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि घोड़े वॉर लड़ने के लिए भी और सेरिमोनियल पर्पसेस के लिए भी यूज करे जाते थे। मुझे आप मेडिवल इंडिया में एक एम्पायर और बता सकते हो जो कि घोड़ों पे बहुत हेवीली इन्वेस्ट करता था? मैं आपको बता भी चुका हूं कई बार क्लास में। हाँ, नहीं 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 नहीं, बहुत हेवीली मेडिवल इंडिया का एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर। याद है कृष्णदेव राय, कितने बार बोल चुका हूं, महानवामी डब्बा,
नवरात्रों जैसा फेस्टिवल होता था, घोड़े हॉर्स की ब्रांडिंग चलती थी, वो भी बाहर से मंगवाता था, अरेबियन हॉर्सेस होते थे उसके पास, ठीक है। जो हॉर्स ट्रेड करते थे, ठीक है, घोड़े के व्यापारी वगैरह, इनको बोला जाता था कुदराई चेट्टी, कुदराई चेट्टीज। ये सेम टर्म आपको विजयनगर एम्पायर में भी देखने को मिलेगी, और यहीं से ये जो सरनेम है आज के टाइम में जो यूज करा जाता है, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, ये शेट्टी टर्म यहीं से आया है। उदय शेट्टी, देवर एक्टिव इन मैरीटाइम ट्रेड ऑल्सो। बिजिएस्ट पोर्ट टाउन जो पांड्यास के टाइम पर था वो था कायलपट्टिनम, ईस्ट कोस्ट पर। गोल्ड कॉइन्स यहां पर सर्कुलेशन में थे, और जो व्यापार करा जाता था वो गोल्ड में करा जाता था, सोचो जरा। और गोल्ड के टाइम पर अलग अलग नाम थे। दिस यू शुड रिमेंबर। क्यों? मैंने इसमें गलती करी हुई है पर्सनली, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में, और इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज में भी मैंने गलती करी हुई है। आई कैन रिकॉल, बहुत अच्छे से रिकॉल है मुझे ये गलती अपनी, कि टर्म आया था कासू, कलंचू और पॉन। ये जो टर्म है ये रिलेटेड है किस चीज से? क्या कोई ये टेम्पल है, कोई गोपुरम है, कोई इरिगेशन वर्क है, या कोई ये सिक्के हैं, ठीक है। कासू, कलंचू एंड पॉन। जो एक्सटेंसिव ट्रेड होता था हॉर्सेस में, इसको रिकॉर्ड करा एक हिस्टोरियन है, वासफ ने। वो लिखता है 10,000 घोड़े जो थे वो कायल में इंपोर्ट करे जाते थे अलग अलग देशों से, और 1400 घोड़े, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा यहां पर, इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, थोड़ा सा गलती है यहां पर। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है मलिकुल इस्लाम जमालुद्दीन था ना। नहीं नहीं, हाँ वही तो, मैं शॉक हो गया देखा। ये अपडेटेड है ना, मतलब ये वाली जो तमिलनाडु है ना, ये लेटेस्ट है। इससे पहले भी एक बार साल 2019 में इन्होंने पब्लिश करी थी, इन्होंने इसको बॉक्स में डाल दिया, पहले ये ऐसे ही लिखा रहता था। इसमें लिखा हुआ है 1400 घोड़े, दे वर टू बी ऑफ जमालुद्दीन, मतलब दे वर टू बी ऑफ, मतलब ये निश्चित था कि ऐसा होना चाहिए कि भैया ये निकालता, ये पैदा करेगा, इसकी ब्रीड के घोड़े होगी, तो क्या इसका सर लगा रहेगा आगे पीछे, घोड़े की वो होगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स वॉज 220 दिनार ऑफ रेड गोल्ड वायर। देख रहे हो, हम लोग गोल्ड को गोल्ड के नाम से जानते हैं, व्हाइट गोल्ड भी सुना है हमने, हमने ब्लैक गोल्ड भी सुना है, रेड गोल्ड। सवाल यहां से ये निकल सकता है दोस्तों, इसको ऐसे इग्नोर करके नहीं निकलना है। रेड गोल्ड में पेमेंट ट्रेडर्स को किसके रूल के टाइम पे दी जाती थी? ऑप्शन अगर आ जाए ना, लोगों की तशरीफ फटने में टाइम नहीं लगेगा। चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्यास। पांड्यास के टाइम पर रेड गोल्ड में पेमेंट करी जाती थी। गोल्ड तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया है, देखो सर्कुलेशन, गोल्ड एक मीडियम ऑफ पेमेंट। अब वो हो सकता है, वैसे तो अभी पेंडिंग ये भी है, अभी यूपीएससी ने कासू, कलंचू, पॉन के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन क्या पता वो ये बोल दे कि ट्रेडर्स को रेड गोल्ड में पेमेंट इतिहास में कौन सी डायनेस्टी करती थी मेडिवल इंडिया में। ये वाला फैक्ट क्योंकि कहीं पर भी नहीं है किसी डायनेस्टी में, किसी रेड गोल्ड की पेमेंट किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा वर्ड टू वर्ड एनालिसिस डीप तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट करा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।